हाय एवरीवन। तो आई होप आपने रिवीजन किया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं टैक्स इनवॉइस के अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? मैनर ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। इस हेडिंग में क्या है, आइए एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे। पॉइंट नंबर आपका है फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आइए एक बार लिखना स्टार्ट करेंगे। इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स कॉमा it will be in triplicate। आपने देखा होगा बिल के ऊपर लिखा रहता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट फॉर रिसिपिएंट और ट्रिप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अगर आप सामान के व्यापारी हो तो एक बिल की 3 कॉपी बनानी पड़ेगी। अगर आपने मैनुअली देखी है तो एक वाइट होती है, एक पिंक होती है, एक येलो होती है। ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स इट विल बी ट्रिप्लीकेट एंड आर एज फॉलोज। हमें ये तो पता लग गई कि 3 होती है, कौन कौन सी होती है सर एक बार लिखवा दो। हाँ जी, लिखते हैं। पहला, ओरिजिनल फॉर रिसीवर, ओरिजिनल फॉर रिसीवर। ठीक है, दूसरा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत बता दिया। ओरिजिनल रिसीवर की, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर की, येलो वाली और सॉरी पिंक वाली ट्रांसपोर्टर की, और जो येलो वाली होती है वो हमारी किताब में रह जाती है। ठीक है, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, चलिए पॉइंट क्लियर है। आइए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर आपका है सेकंड, लास्ट पॉइंट है। इन केस ऑफ सर्विसेज, हाँ जी, इन केस ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज में कोई ट्रांसपोर्टर तो नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई बीच में ट्रांसपोर्टर तो नहीं होता सर्विस के केस में। सर्विस प्रोवाइडर होता है और सर्विस लेने वाला होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉपी होती है। ठीक है, कोमा इट विल बी इन डुप्लीकेट एंड एज फॉलोज। 2 कॉपी कौन कौन सी होती है, आइए लिख लेते हैं। ए ओरिजिनल फॉर रिसीवर, ओरिजिनल फॉर रिसीवर, और बी डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है जी, ओरिजिनल फॉर रिसीवर और डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक आपका है रिवाइज्ड इनवॉइस। नाम से पता लग रहा है अगर एक बिल में गलती हो गई तो आप उसको दोबारा से बना सकते हो। और क्या क्या रिलेटेड बातें हैं, आइए एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। रेड पेन से नहीं, ऑरेंज पेन से शुरुआत करना चाहता हूँ।
पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप, there is always a time gap between there is always a time gap between the date of liability of registration, liability of registration। तो आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर रिवाइज्ड इनवॉइस का मतलब वो नहीं है जो मैं बता रहा था। यहाँ पर मतलब ये है जैसे आज आपका टर्नओवर लिमिट को छू गया, लिमिट क्रॉस कर दी, या फिर आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी आ गई, बट आपने आज नहीं कराया, आपने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना भर 2 महीना साल, तो उस बीच में जितनी भी सेल हुई उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। मतलब पहले आप कच्चा इनवॉइस बनाओगे, फिर आपको पक्का इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लिखेंगे आगे, बिटवीन द डेट ऑफ लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड गेटिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जब हमारे ऊपर लायबिलिटी आई और जब हमें जीएसटी मिला, क्योंकि अप्लाई करने के बाद भी टाइम लग जाता है या आपने अप्लाई ही लेट किया, तो दोनों के बीच में एक समय होता है। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ड्यूरिंग दिस गैप comma GST is collected from। देखो ये सारी बातें सच है। अब टैक्स पेयर पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि जीएसटी अधिकारी कहाँ किस किस की दुकान पे झाँक झाँक के देखेगा कि कब इसके ऊपर लायबिलिटी आई और कब इसने अप्लाई किया और कब इसको मिला। तो ये तो बस जब आप पकड़े गए तब आप पकड़े गए। ड्यूरिंग दिस गैप जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। भाई सेल तो करोगे, ठीक है, और कस्टमर से जीएसटी भी लोगे अगर जीएसटी लगाकर बेच रहे हो तो अगर आपने जो भी जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया, जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, बट आपके बिल पर तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, क्योंकि अभी आपने अप्लाई ही नहीं किया। बट इनवॉइस does not contain GSTIN, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया। तो क्या होगा, जब आपके बिल पे जीएसटी नंबर नहीं है और आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो कस्टमर को आईटीसी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप रिटर्न ही फाइल नहीं करोगे तो सामने वाले को आईटीसी भी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट, देन customer will be unable to take ITC without supplier's जीएसटी नंबर, ठीक है, तो उसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो फिर क्या होगा, सप्लायर शैल इशू। फिर सप्लायर क्या करेगा, जब उसको जीएसटी नंबर मिल जाएगा दोबारा से ये बिल को दोबारा से इशू करेगा, उनको बोलेंगे हम रिवाइज इनवॉइस, ठीक है। शैल इशू रिवाइज्ड इनवॉइस
रिवाइज्ड इनवॉइस फॉर ऑल दी ओल्ड इशूड इनवॉइस। जो आप इनवॉइस इशू कर चुके उनके बदले दोबारा से नए इनवॉइस बनाकर देगा। और टाइम लिमिट है, ये नहीं कि 10 साल बाद बना के देगा, विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ गेटिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, गेटिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऑल राइट, चलिए तो ये टॉपिक भी आपका होता है खत्म। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा इस पर भी, तो प्लीज ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, चलिए अब हम चलते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है कि जो ये आपका टैक्स इनवॉइस है, जो ये चैप्टर है, जो एक टैक्स इनवॉइस आप देखते हो उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। लिखेंगे कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, लिखेंगे पहला नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर। आपका नाम मतलब आपकी दुकान का नाम, आपका एड्रेस और आपका जीएसटी नंबर उस पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ रिसीवर। ठीक है, अगर कोई है तो, अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, इफ एनी मैंने लिख दिया है, इफ एनी। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, कंसेक्यूटिव मतलब जो बिल नंबर होते हैं वो लगातार होने चाहिए, सीरियल नंबर। ये नहीं कि पहला जो इससे पहला बिल था उसका नंबर था BA02, अब नंबर है BB02, तो ऐसे सीरीज होनी चाहिए BA01, BA02, BA03, BA04, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर। ठीक है, फोर्थ डेट ऑफ इशू। ठीक है जी, डेट ऑफ इशू। फिफ्थ HSN कोड, और अगर आप सर्विस वाले हो तो SAC कोड। ठीक है, सिक्स्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सामान क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, सामान क्या है। सेवंथ क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, फिर क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई। आगे चलते हैं। नाइन्थ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपने टोटल सेल कितने की करी, उसमें वो अमाउंट कितना है जिस पर टैक्स लगेगा। एक पर्चे पे दाल भी है, एक पर्चे पे साबुन भी है, तो दाल पे तो टैक्स नहीं लगेगा ना, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी अलग से होनी चाहिए। उसके बाद किस रेट से टैक्स लग रहा है, रेट ऑफ टैक्स भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स ये भी होना चाहिए।
ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, जो भी रूल्स हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 13, अगर रिवर्स चार्ज आपके ऊपर लग रहा है तो यस या नो वो भी आपको बताना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, और आपका सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, ये सारी बातें आपके टैक्स इनवॉइस में होनी चाहिए। अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हो तो बस यहां से क्या क्या गायब हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई गायब हो जाएगी, बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, सेम। ठीक है, चलिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट बताओ, बस टैक्स वाला गोल कर देना और बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार ध्यान से देख लो। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ जी, तो आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है कि कहाँ कहाँ पर सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट कि कहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस, मतलब जो PDF फॉर्म्स में होते हैं उन पर सिग्नेचर की नीड नहीं होती है, बट वैसे वैलिड तभी माने जाते हैं जब उन पर सिग्नेचर हो। बट कोई बात नहीं, इन्होंने यहाँ पर लिखा है तो हम भी लिख लेते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई, मतलब कहने का मतलब ये, कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं ना जिनको DSC लगाने नहीं आते या फिर बिल पर सिग्नेचर नहीं लगाने आते, तो वो अगर नॉर्मली PDF भी देंगे तो उनके लिए वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे आपका थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बाय बैंकिंग कंपनी, बाय बैंकिंग कंपनी। और आपका फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक टिकट पर भी सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक दोस्तों आपका है क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्रेडिट नोट होता क्या है। हाँ जी, तो जैसे आप सेलर हो, आपने सामान बेचा, कुछ सामान आपके पास वापस आ गया, ठीक है, सामान आपके पास वापस आ गया तो आप अब क्या करोगे, उसको पैसा दोगे। बट अगर बिल आपका B2B था, मतलब GST टू GST नंबर पे था, और अब आपको उसको पैसे वापस करने हैं, तो आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटी। आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो क्या इश्यू होगा, क्रेडिट नोट। और वही क्रेडिट नोट सामने वाली पार्टी के लिए क्या होगा, डेबिट नोट, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो, डेटर हो। तो क्रेडिट नोट हम इशू करते हैं जब हमें सामने वाले के पैसे देने हैं, और वही क्रेडिट नोट सामने वाले के लिए क्या बनता है, डेबिट नोट। अब अगर हमने क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, सामने वाले ने किया, तो सामने वाला उसको क्या बोलेगा, डेबिट नोट, और हमारे पोर्टल पे वो क्या दिखेगा, क्रेडिट नोट। नोट एक ही होता है बट ये वाइसा वर्सा चलता है। ठीक है,
आइए लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आइए लिखेंगे। सिंपली सेइंग, सिंपली सेइंग, अगर आसान शब्दों में बात करें, कोमा, क्रेडिट नोट is issued to creditor, issued to creditor। ये किसको इशू होता है, क्रेडिटर को इशू होता है, अगर हम आसान शब्दों में बात करें। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, इट कैन बी इशूड, ये कब कब इशू होगा, जब जब आपको पैसा देना होगा। और पैसे देने की क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, माल का वापस आना, पैसे आपके पास ज़्यादा आना, माल खराब निकल जाना। आइए देखते हैं क्या क्या वो केसेस है। इट कैन बी इशूड प्रोबेबली in the following situations, in the following situation। कौन कौन सी वे सिचुएशन है जहां पर आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, मतलब आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो और क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो। पहला, इफ रिसीवर मतलब बायर, हैज रिटर्न द गुड्स, अगर आपके बायर ने सामान वापस कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा। या फिर बी, इफ वैल्यू चार्ज इन इनवॉइस, आपने पैसा ज्यादा ले लिया, चार्ज इन इनवॉइस इज हायर देन एक्चुअल प्राइस। गलती हो जाती है तो गलती हो गई तो कोई बात नहीं भाई, पैसा वापस कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये थे आपके दो सिचुएशन जहां पर क्या होगा, आपको एक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, और वही क्रेडिट नोट सामने वाले के लिए क्या होगा, डेबिट नोट, क्योंकि उसके लिए आप डेटर हो। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, टेक्निकली कॉमा क्रेडिट नोट इज एन एडजस्टमेंट। जब क्रेडिट नोट बनता है ना पोर्टल पे, तो वहां पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी मांगा जाता है, तो इसका मतलब है ओरिजिनल इनवॉइस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो रही है टू दी टैक्स इनवॉइस, जिससे रिकॉर्ड पर्पस से पता रहे हाँ इसमें ये गड़बड़ हुई थी और हमने इसका ये कोर्स ऑफ एक्शन लिया था। ठीक है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इट विल रिजल्ट इन एडजस्टमेंट इन टैक्स लाइबिलिटी। जैसे आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस हो जाता है ऑटोमेटिकली पोर्टल पे, वैसे ही क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इम्पैक्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है इन टैक्स लाइबिलिटी। ये सारी बातें प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट, बड़ा अच्छा कलर है पेन का,
डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट, डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट must be details of credit note must be uploaded either in the same month, अगर उसी महीने पता लग जाए जिस महीने ओरिजिनल इनवॉइस हुआ है तो उस महीने की रिटर्न में ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। बट अगर उस महीने नहीं हो पाता तो क्या टाइम लिमिट है, मस्ट बी अपलोडेड in the uploaded either in the same month, either in the same month, ठीक है, वरना सेम मंथ नहीं तो either in the same month in which invoice is issued or otherwise on or before the following date, फॉलोइंग डेट, कुछ डेट यहां पर है, क्या है वो आइए लिखेंगे। फर्स्ट सेप्टेम्बर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट सेप्टेम्बर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जीएसटी रिटर्न डेट जो कि आपकी 20 होती है अक्टूबर या 22 अक्टूबर होती है एज पर योर स्टेट। दूसरी डेट, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल की रिटर्न नहीं। देखो फाइनेंशियल ईयर जैसे अगर मैं बात करूँ 23-24 तो इसकी जो डेट आएगी ना एनुअल रिटर्न की वो आएगी दोस्तों 31 दिसंबर 24। बट जो सितंबर की मंथ की जीएसटी रिटर्न की डेट आएगी वो आएगी 20 अक्टूबर 24। तो अगर आपने अपनी 31 दिसंबर की डेट क्या नाम आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी 20 अक्टूबर तक क्रेडिट नोट अपने पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने सितंबर की डेट भी सितंबर की रिटर्न भी फाइल नहीं करी तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर दोनों डेट का अर्लियर लेना है। जो भी काम आप पहले कर लो उतने डेट तक ही आपके पास समय है क्रेडिट नोट को पोर्टल पे अपलोड करने का, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्रेडिट नोट को अपलोड करने की पोर्टल पे। आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न 3B जो हमारी जाती है वो डेट, या फिर आपके एनुअल रिटर्न, ये भी हो सकता है आपने अपनी एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर 24 से पहले ही फाइल कर दी, आपके अकाउंटेंट ने जल्दी फाइल कर दी, तो क्या होगा फिर जिस दिन वो एनुअल रिटर्न फाइल हो गई उस दिन तक का ही समय था आपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को अपलोड करने का रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। चलिए आते हैं आपके अगले और लास्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर आपका है 6। पॉइंट नंबर 6 कहता है वन सिंगल क्रेडिट नोट जरा स्पेलिंग ठीक से कर लेता हूं। वन सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी issued for
मल्टीपल इनवॉइसेस ऑफ वन पार्टी। अगर आपकी एक पार्टी है मिस्टर विजय, उसके आपने 10 इनवॉइस में ऐसा किया तो उन 10 इनवॉइस का एक क्रेडिट नोट भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जैसे क्रेडिट नोट हमने पढ़ा, अब ऐसे पढ़ेंगे डेबिट नोट। अब मैं सप्लायर की बात करूं, मैंने पहले भी सप्लायर की बात करी, उसको पैसे वापस देने हैं तो क्रेडिट नोट। पैसे उसके पास कम आए, सामान ज़्यादा चला गया, पैसे कम आए, या फिर पैसे आपने सामान उधार पर दे दिया, तो आपके लिए अब सामने वाला क्या है, डेटर। सामान उसके पर वापस ज़्यादा चला गया तो उससे पैसे लेने हैं, तो सामने वाला आपके लिए क्या है, डेटर। अब आप क्या इशू करोगे, डेबिट नोट, और सामने वाले के लिए वो क्या है, क्रेडिट नोट। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट नोट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट, इन सिंपल वर्ड्स कॉमा डेबिट नोट is issued to debtors। डेबिट नोट किसको जाता है, डेटर्स को जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को लिखते हैं, इट कैन बी issued probably it can be issued probably in following situations, in following situation। पहला, if गुड्स या फिर सर्विसेज कुछ भी हो, डिलीवर्ड आर फाउंड इन एक्सेस एंड एक्सेप्टेड बाय, मतलब बायर भी ढीठ है, उसने भी सामान लेके रख लिया, एक्सेप्टेड बाय रिसीवर। तो तूने पैसे दिए 10 किलो आलू के, तेरे घर चला गया 15 किलो आलू, तो 5 किलो के तू पैसे और देगा, तो तेरे ऊपर अब डेबिट नोट इशू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बी पॉइंट, इफ वैल्यू चार्ज्ड इन इनवॉइस, आपने पैसे कम ले लिए, इज लेस देन एक्चुअल प्राइस, लेस देन एक्चुअल प्राइस। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। टेक्निकली कॉमा डेबिट नोट is an adjustment to the invoice। सही, जैसे मैंने ऊपर बताया था भाई, ये बिल में कुछ मिसिंग चीज हो गई, उसको हम ठीक कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी इससे इम्पैक्ट होगी। इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन
it will also result in adjustment of tax liability. एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, खत्म। डेबिट नोट का आपका टॉपिक होता है खत्म। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, ये जो डेबिट नोट, ये जो क्रेडिट नोट हमने पढ़ा, इसके क्या कंटेंट होते हैं। कंटेंट्स ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। कंटेंट्स ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, पहला टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है। टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, डीएन या फिर सीएन। दूसरा नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर। नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर। ऐसे ही नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर यहाँ तो कंपलसरी होगा रिसीवर का, वरना एडजस्टमेंट कैसे होगी बिल में। ठीक है, ऑफ रिसीवर। फोर्थ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर। सीरियल नंबर भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, पिछला जो था उसका अगला ही होना चाहिए। फिफ्थ डेट ऑफ इशू। ठीक है। सिक्स्थ रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 7 रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। रीजन ऑफ डेबिट या फिर क्रेडिट नोट, जो भी आप इशू कर रहे हो। एक ही विंडो है, एक ही विंडो पे दोनों नोट जारी होते हैं। 8 वैल्यू ऑफ डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट। ठीक है। 9 रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि बिल आपका ठीक हो गया अब, तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और आपका लास्ट सिग्नेचर। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपके क्या थे, कंटेंट ऑफ डेबिट या फिर क्रेडिट नोट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बिल ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ बातें लिखवा देता हूं। बिल ऑफ सप्लाई, वैसे तो इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ी बातें पढ़ ली थी, एक बार अलग से भी 1-2 पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा लिखने में, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें, इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ, इट इज अ substitute of tax invoice.
टैक्स इनवॉइस का ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है भाई, जिसके ऊपर टैक्स इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। सेकंड पॉइंट, इट इज issued by exempted or composition dealers। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, its contents are same as tax invoice but it does not has, जैसे कि मैंने आपको बताया था, it does not has tax details। ठीक है, टैक्स डिटेल्स इसमें नहीं होती। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ both taxable and exempted goods और सर्विसेज, अगर आप दोनों चीज बेच रहे हो, गुड्स भी सर्विसेज भी, और दोनों टैक्सेबल भी है, सर्विस एग्जम्प्ट भी है, तो फिर क्या होगा, देन इनवॉइस, आपके बिल के ऊपर क्या लिखा जाएगा, जो आप बिल दोगे उसके ऊपर हेडिंग क्या होगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कैन बी इशूड, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक भी आपका खत्म होता है। आइए, दो टॉपिक और है छोटे छोटे, फिर आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। अगला टॉपिक आपका है रिसिप्ट वाउचर। हाँ जी, रिसिप्ट वाउचर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज इशूड अपॉन रिसीविंग एडवांस। जब आपको एडवांस प्राप्त होता है तब आप क्या करते हो, रिसिप्ट वाउचर इशू करते हो। सेकंड पॉइंट, इट इज एविडेंस ऑफ एडवांस पेमेंट। ये एक सबूत है कि एडवांस पेमेंट आपके पास आ गई और सामने वाले के लिए कि एडवांस पेमेंट मैंने दे दी। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट छोटा सा टॉपिक 2 लाइन का आज की क्लास का, रिफंड वाउचर। हाँ जी, रिफंड वाउचर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज issued against receipt voucher, मतलब जैसे आपने एडवांस हमें दे दिया और आप कल को वापस लेने आ गए, रिफंड लेने आ गए, तो फिर आपको पैसा मिल जाएगा और साथ में रिफंड वाउचर भी इशू होगा।
ठीक है। सेकंड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द क्लास, इट इज इशूड अपॉन, जब आप रिफंड दे रहे हो, मेकिंग रिफंड, ठीक है जी, मेकिंग रिफंड। हाँ जी, चलिए दोस्तों, तो आज हमने ढेर सारी बातें करी टैक्स इनवॉइस के बारे में, टाइम पढ़ा, कुछ अलग अलग वाउचर पढ़े, डेट पढ़ी, कंटेंट पढ़ा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट पढ़ा, और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप ये सारी बातें रिवाइज कीजिए, अपने मॉड्यूल से भी एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए, फिर कोई डाउट आता है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।